हेलो फ्रेंड्स। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स का। इनफैक्ट उसमें तो सिर्फ टर्म लिख दिया था हमने, और हम लोगों ने देखा था कैसे यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम में अगर कोई ऑब्जर्वर हो तो उसके ऑब्जर्वेशन को कोरिलेट करने के लिए वाई वी नीड सूडो फोर्स। वी डिस्कस्ड इन डिटेल कि कैसे यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम एक नॉन एयरसर्फ फ्रेम है, और नॉन एयरसर्फ फ्रेम होने की वजह से अगर आप एक रोटेटिंग फ्रेम के ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन को अगर फोर्सेस के साथ न्यूटन सेकेंड लॉ से कोरिलेट करना चाहते हैं तो आपको सूडो फोर्स का जरूरत पड़ेगा, और वो सूडो फोर्स बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल और कोरियोलिस फोर्स है। जैसे ये लास्ट क्लास में देखिए ये टर्म हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्यों ये टर्म का जरूरत पड़ता है, वाई दिस टर्म इज नीडेड। ठीक है, अब इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल और कोरियोलिस फोर्स का जो ये टर्म आया है ये आया कैसे। और बहुत क्लियर है कि सूडो फोर्स बेसिकली जो इनर्शियल और रोटेटिंग फ्रेम के ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन है उसके डिफरेंस को कंपेंसेट करने वाला टर्म होता है। ये दोनों जो इनर्शियल ऑब्जर्वर और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है उनके ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस टर्म इधर लेके चले जाते हैं, माइनस साइन होके ये टर्म आता है। तो सूडो फोर्स है क्या? सूडो फोर्स बेसिकली जो इनर्शियल ऑब्जर्वर है और जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है उनके ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस है, ठीक है, उनके ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस है उसी में मास m गुना करके अब माइनस साइन लिख के हम लोग उसको सूडो फोर्स बोलते हैं। ये टर्म बेसिकली यहाँ होता है और यहाँ नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, वो एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है और दूसरा नहीं कर पाता है, तो वो कंपेंसेशन आइडियली राइट हैंड साइड में होना चाहिए था, लेकिन फिजिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि क्यों हम लोग राइट हैंड साइड में कंपेंसेट ना करके लेफ्ट हैंड साइड में कंपेंसेट करते हैं। ठीक है, तो वो कंपेंसेशन टर्म को हम लोग सूडो फोर्स बोलते हैं। तो अगर इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है हम लोग को, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू इनर्शियल ऑब्जर्वर क्या है और एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी अकॉर्डिंग टू नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर क्या है। और दोनों ऑब्जर्वेशन, दोनों ऑब्जर्वर का जो ऑब्जर्वेशन है उनमें क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, एक और डिफरेंस निकल जाएगा तो सूडो फोर्स का एक्सप्रेशन भी निकल जाएगा। ठीक है, उस केस में सूडो फोर्स का ये जो एक्सप्रेशन है वो भी आ जाएगा। तो यही काम हम लोग इस क्लास में करने जा रहे हैं। हम लोग सेंट्रीफ्यूगल और कोरियोलिस फोर्स का जो एक्सप्रेशन आया है इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ऑब्टेन किया जाए, देखा जाए कहाँ से आ रहा है। ठीक है, कहाँ से आ रहा है तो समझ में आ रहा है कि ए इन और ए रॉड का जो डिफरेंस है वहाँ से ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखा जाए कि कैसे आता है, हाउ वी कैन फाइंड इट, कैसे इसको डिराइव करेंगे वो एक बार हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स डिराइव, we are into derivation of the expression of centrifugal and कोरियोलिस फोर्स, ये हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए let us consider a inertial frame, consider inertial frame S and a rotating frame S dash, और अज्यूम करो कि इनिशियली the z axis of S and z axis of S dash they are coinciding। अज्यूम किया जाए कि शुरू में जो S का z एक्सिस था और S डैश का z एक्सिस था वो कोइंसाइड कर रहा है। तो एक बार हम लोग इसको ड्रॉ भी कर लें। सपोज दिस इज योर z एक्सिस
this is x-axis, so this is your x, y and z, ठीक है, ये आपका एस फ्रेम है, योर एस फ्रेम, ठीक। अब एक एस डैश फ्रेम ले लेते हैं, एक एस डैश फ्रेम ले लेते हैं, सपोज करो दूसरे कलर्स ले लिया जाए, योर एस डैश फ्रेम इज दिस, इनिशियली का एक हम लोग अजम्पशन ले लिया जाए कि जेड एक्सिस दोनों का कोइंसाइड ही कर रहा है, सपोज करो इनिशियल हमेशा ही मान लो, सपोज करो कि जेड एक्सिस दोनों का कोइंसाइड कर रहा है, ऑलवेज, दे आर ऑलवेज कोइंसाइडिंग, ठीक है, जेड एक्सिस दोनों का हमेशा ही कोइंसाइड कर रहा है, दिस इज योर x dash, y dash and z dash, ये आपका s dash, ठीक है। तो अजम्पशन ये लिया जाए कि z और z dash हमेशा ही सेम डायरेक्शन में है, और स्टार्टिंग में x x dash से कोइंसाइड कर रहा और y y dash से कोइंसाइड कर रहा है। इनिशियली अज्यूम करो कि x x dash से कोइंसाइड कर रहा है, x dash जो है वो x से कोइंसाइड कर रहा है और y डैश y से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। अब अज्यूम किया जाए कि s डैश इज सपोज मूविंग और रोटेटिंग with respect to about z axis with a angular velocity omega. Let assume that z and z dash axis coincide with each other and suppose initially x dash and x and y dash and y are coinciding. Let s dash rotate about common z axis with say angular velocity omega. It is rotating with angular velocity omega, ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब मान लो कि एट टाइम t, सपोज जब स्टार्ट किए थे हम लोग, व्हेन वी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग इट, ठीक है, सपोज एट दैट टाइम t इज द टाइम, सपोज करो उस टाइम, सपोज करो बॉडी जो है हमारा है यहां है, किसी बॉडी को दो फ्रेम है एस और एस डैश, सपोज करो एट टाइम टी बॉडी यहां पे, सपोज करो कि एट टाइम टी जो है बॉडी यहां पे इस जगह पे, टाइम टी बॉडी इस जगह पे, ठीक है। तो ये दोनों ऑब्जर्वर जो एस में है और एस डैश में है, इसका इनिशियल जो पोजीशन है वो मार्क कर लेगा, दोनों इनिशियल पोजीशन मार्क कर लेगा। अब मान लो t प्लस डी टी पे यही बॉडी जो है वो मूव करके, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये बॉडी एट टाइम टी यहां पे है और कुछ देर बाद ये बॉडी जो है यहां चला गया, सपोज करो ये
डेल्टा टी टाइम में यहां मूव करेगा। ठीक, अब जो इनिशियल पोजीशन है एस और एस डैश, दोनों ने देखा कि यहां था, दोनों ने देखा कि इनिशियली जो बॉडी था आपका इस जगह पे था, इनिशियली दोनों ने देखा कि ये बॉडी यहां पे था। अब क्या हुआ कि जब बॉडी यहां से यहां मूव किया, उस समय तक ये एस डैश थोड़ा टर्न कर गया होगा, एस डैश थोड़ा टर्न ले लिया होगा। ठीक है, शुरू में दोनों ने ही देखा कि यहां पे बॉडी है। ठीक है, दोनों ने देखा कि यहां पे बॉडी है और अज्यूम करो कि उसमें एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश कोइंसाइड कर रहा है। अब जब बॉडी थोड़ी देर बाद यहां मूव करके गया, ठीक है, डेल्टा टी टाइम में, तो जब तक ये बॉडी यहां जाएगा, जो दोनों ने अपने अपने फ्रेम में मार्क कर दिया है कि ये हमारा इनिशियल पोजीशन है। तो जब यहां से यहां मूव करेगा डेल्टा टी टाइम में, तब तक उस डेल्टा टी टाइम में एस डैश फ्रेम टर्न कर गया, एस डैश फ्रेम टर्न कर गया होगा। तो एस डैश में जो इनिशियल पोजीशन है वो भी टर्न कर गया होगा। जैसे आपका देखो, ये थोड़ा टर्न ले लिया होगा। अब जो ये मान लो आर टी, और ये सपोज करो आर टी प्लस डेल्टा टी है। अब जो एस फ्रेम है उसमें तो आर टी ही रहेगा इनिशियल पोजीशन, लेकिन जो एस डैश फ्रेम ने एस डैश फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है उसने भी इनिशियल पोजीशन मार्क किया होगा, बट वो मार्क पोजीशन जो है आपका वो चूंकि टर्न कर गया होगा तो वो तो चेंज कर जाएगा ना आपका, नहीं समझे। जैसे हमारा एक फ्रेम है और हमने मार्क कर दिया कि यहाँ पे हमारा इनिशियल पोजीशन था बॉडी का, टाइम टी पे ये पोजीशन था। अब वो चूंकि फ्रेम रोटेट कर गया तो वो पॉइंट भी फ्रेम के साथ रोटेट कर जाएगा, वो पॉइंट भी फ्रेम के साथ रोटेट कर जाएगा। स्टार्टिंग में एस एस डैश कोइंसाइड कर रहा था, इनिशियली टी टाइम पे कोइंसाइड कर रहा था, टी टाइम पे दोनों ने इनिशियल पोजीशन देखा और अपने अपने फ्रेम में इनिशियल पोजीशन मार्क कर लिया। अब डेल्टा टी टाइम में बॉडी मूव कर गया और उस डेल्टा टी टाइम में आपका जो फ्रेम है वो भी मूव कर जाएगा, तो जो रेफरेंस था हमारा इनिशियल पोजीशन वो भी उस फ्रेम के साथ साथ रोटेट कर जाएगा आपका। ये क्लियर हो रहा है आपको। जैसे मान लो ये घर है, सॉरी, ऑब्जर्वर ने यहां ऑब्जर्वर है, अब मान लो बॉडी शुरू में इस वॉल पे था, अब ये ऑब्जर्वर ने मार्क कर लिया कि भाई चलो ये पॉइंट यहां पे है। अब क्या हुआ कि जब ये बॉडी यहां से यहां मूव किया तो उस केस में ये मान लो घर ही मूव कर गया, उसका फ्रेम मूव कर गया, तो ये वॉल भी मूव कर जाएगा ना, तो ये जो मार्क पॉइंट है वो भी मूव कर जाएगा। मतलब ये मान लो हाउस जो है रोटेटिंग हाउस है, ठीक है, शुरू में बॉडी यहाँ था, तो अब जब मान लो बॉडी यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया तो उस केस में ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, ये ऑब्जर्वर को तो खैर रोटेट होता हुआ दिखेगा नहीं अपना फ्रेम, तो ये जो पॉइंट है ये हाउस के साथ साथ वॉल के साथ साथ वॉल भी रोटेट कर गया, तो ये पॉइंट भी रोटेट कर गया। हालांकि जो बाहर में फ्रेम है जो आपका नॉन रोटेटिंग है वो यहीं पे देखेगा, लेकिन जो ये ऑब्जर्वर है उसके लिए ये घर जो है रोटेट कर चुका है, तो जो बाहर का ऑब्जर्वर वो देखेगा कि ये चूंकि वॉल ही रोटेट कर गया है, तो ये अब वॉल पहले यहाँ था, अब ये वॉल ऐसे आ गया है, तो ये एक तरह से स्पेस में तो ये पॉइंट रोटेट कर गया आपका इनिशियल पोजीशन। मतलब ये जो रोटेटिंग फ्रेम का ऑब्जर्वर है वो इस चीज को देख नहीं पाएगा, लेकिन जो बाहर में ऑब्जर्वर वो इस चीज को देख रहा होगा कि जो मार्क पॉइंट है यहाँ से यहाँ चला गया है, जो मार्क्ड पॉइंट है इनिशियल पोजीशन जो मार्क किया है एस डैश ने वो स्पेस में यहाँ से यहाँ चला गया है, क्योंकि पूरा वॉल ही शिफ्ट कर गया, वॉल मूव कर गया है। बात समझ रहे हैं? जो रोटेटिंग फ्रेम है एस डैश जो इनिशियल पोजीशन मार्क किया गया टाइम टी पे के ये पोजीशन था,
वो पूरा का पूरा फ्रेम के साथ साथ वो पॉइंट भी मूव कर जाएगा। मतलब अगर मान लो ये एक सर्किल घूम जाता है फ्रेम, तो एक तरह से पॉइंट जो है आपका, अगर मान लो एस डैश जो है पूरा एक रोटेशन कैरी आउट कर दिया, एस डैश जो है एक रोटेशन कैरी आउट कर दिया, तो ये क्या हो गया, पॉइंट घूम के पूरा एक सर्किल में आ जाएगा ना ऐसे, ठीक है। अब डेल्टा टी में मान लो यहीं पे डेल्टा टी टाइम में ये फ्रेम यहां तक गया, ठीक है, ये डेल्टा टी टाइम में मास एम से वहां तक चला गया, और ये पॉइंट जो है यहाँ रोटेट करके डेल्टा टी टाइम में यहाँ पे रोटेट होके आ गया। तो अब जो इनिशियल पोजीशन का जो पोजीशन वेक्टर होगा एस डैश में, वो आर डैश टी होगा, और जो जो एस फ्रेम है उसमें इनिशियल पोजीशन का जो वेक्टर होगा वो आर टी हो जाएगा। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व्ड बाय इनर्शियल ऑब्जर्वर, जो डिस्प्लेसमेंट इनर्शियल ऑब्जर्व करेगा वो कुछ ऐसा होगा। ये पॉइंट को क्लियर देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट इनर्शियल ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, दैट विल बी आर टी प्लस डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी पे तो बॉडी है, तो दोनों अपना अपना यही मार्क करेगा फाइनल पोजीशन। लेकिन इनिशियल पोजीशन में थोड़ा टाइम लग गया, ये तो अभी अभी का पोजीशन है ना, तो अभी तो दोनों ऐसे वेक्टर ड्रा कर लेगा। लेकिन इनिशियल पोजीशन डेल्टा टी टाइम पहले ऑब्जर्व हुआ था, तो वो जो पॉइंट है वो एस डैश फ्रेम में रोटेट हो चुका होगा, एस डैश फ्रेम के साथ साथ वो रोटेट हो गया होगा। तो इनिशियल पोजीशन जो एस और एस डैश में होगा वो अलग अलग हो जाएगा, तो उनके वेक्टर्स भी डिफरेंट हो जाएंगे। और डेल्टा आर डैश एस डैश के केस में ये हो जाएगा नहीं, इस तरह से आ जाएगा। अब अगर हम रोटेटिंग फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट को, रोटेटिंग फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट को कोरिलेट करना चाहें, तो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू आर माइनस प्लस ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन रोटेटिंग फ्रेम। अच्छा, अब ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा, देखो अगर हम लोग पूरा एस डैश एक चक्कर लगाता है, तो ये एस डैश में जो इनिशियल पोजीशन है वो एक पूरा सर्किल में मूव करेगा, और उस सर्किल का रेडियस क्या होगा, उस सर्किल का रेडियस क्या होगा, व्हाट विल दिस, दिस विल बी इक्वल टू, इफ दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, अच्छा ये मान लो एंगल सपोज करो फाई है, तो ये क्या हो जाएगा, आर टी इंटू साइन फाई, ठीक है, आर टी इंटू साइन फाई। अब एक चीज समझिए, थोड़ा सा मैथमेटिकली इन्वॉल्व है। अब ये आपका इनिशियल पोजीशन एस फ्रेम में है, और ये इनिशियल पोजीशन एस डैश फ्रेम में है। तो ये चूंकि थीटा एंगल घुमा है, थीटा एंगल जेड के अबाउट घुमा है, तो ये भी लाइन जो है जेड के परपेंडिकुलर, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा जी, ये हो जाएगा आर साइन फाई इंटू थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा टी, if delta t is very small, I can write like this, and theta is what, मतलब delta t is very small, so small that this arc and sorry, delta t is so small that this arc and the chord is same, तो ये हो जाएगा r sin theta, जो डेल्टा r, ये डेल्टा r हो गया ना एक तरह से, r dash t, this is going to be what, this is going to be
r dash t minus rt, r dash t minus rt। अच्छा, तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? मान लो डेल्टा टी बहुत छोटा है, तो ये आर्क और ये जो कॉर्ड है जो कि वेक्टर है एक तरह से, दिस विल बी ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी। तो वेक्टोरियली अगर इसको लिखने का कोशिश करें तो फाई क्या है? फाई इज एंगल बिटवीन ओमेगा एंड आर, ओमेगा एंड आर। तो इसको हम लोग वेक्टोरियली ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस आर टी इंटू डेल्टा टी। ये आर डी थीटा किया है हमने, आर टी साइन थीटा रेडियस हो गया और आर टी साइन थीटा, सॉरी आर टी साइन फाई रेडियस हो गया इंटू थीटा, इंटू थीटा। ठीक है, ये आप कह सकते हो डेल्टा थीटा, या थीटा बोलो, या आप थीटा रोटेट करता हुआ देख रहे हैं हम लोग। थीटा इज अ रोटेशन विच एस डैश हैज अंडरगोन इन डेल्टा टी टाइम। ठीक है, सो दिस इज थीटा विल बी ओमेगा डेल्टा टी, या इसको डेल्टा थीटा लिखो तो यहाँ भी डेल्टा थीटा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर यहाँ डेल्टा थीटा लिखना चाहते हो तो यहाँ भी डेल्टा थीटा लिख दो, ये आपका आ जाएगा। उसको वेक्टोरियली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका फाई इज द एंगल बिटवीन ओमेगा एंड आर टी। तो ओमेगा और आर टी के बीच में एंगल है, तो इसको ओमेगा क्रॉस आर लिख सकते हैं इंटू डेल्टा टी, वही लिखा है हमने। समझ में आ रहा है आपको? ओमेगा क्रॉस आर क्रॉस ओमेगा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो ये आर है और ये आपका ओमेगा हो गया, इनके टेल्स को ज्वाइन करो तो ओमेगा क्रॉस आर इस डायरेक्शन में लाई करेगा, इस डायरेक्शन में आएगा। आर क्रॉस ओमेगा करेंगे तो ये जो वेक्टर जो डिफरेंस है इसके ऑपोजिट चला जाएगा ना, तो ओमेगा क्रॉस आर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। so this is omega cross RT into delta T. So this is the relation between displacement in S frame and displacement in S dash frame. Displacement in S frame and displacement in S dash frame. Okay. So I can write like this. Okay. ये आ जाएगा। ठीक है, in limiting case this is going to be, sorry, equals to or we can say dr by dt in inertial frame equals to dr by dt in rotating frame प्लस ओमेगा आर, ऐसे लिख सकते हैं। और ये एक इन जनरल ट्रू है, न सिर्फ आर के लिए बल्कि किसी भी वेक्टर्स के लिए। जैसे यहां से एक इन जनरल हम लोग अगर बात करें तो डी बाई डी टी ऑफ एनी वेक्टर इन इनर्शियल फ्रेम विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ दैट वेक्टर इन रोटेटिंग फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस। ये आप एक आइडेंटिटी की तरह इसको समझ लीजिए, ये एक आइडेंटिटी है एक तरह से, मतलब इन जनरल ये किसी भी वेक्टर के लिए होल्ड करेगा, ऐसा होता है। मतलब कोई भी वेक्टर ए है जो एक किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका डेरिवेटिव इनर्शियल फ्रेम में जो होगा that will be related to the derivative of that vector in rotating frame like this.
ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट ए इन inertial frame is equal to rate of change of that A in rotating frame plus ओमेगा क्रॉस है। समझ में आ रहा है आपको? ये तो आपका हो गया कि V inertia डी बाई डी टी V वेलोसिटी होता है इक्वल्स टू V रोटेटिंग ओमेगा क्रॉस R। समझ रहे हैं? तो अगर यही आइडेंटिटी हम V इन पे लगा दें, यही आइडेंटिटी V इन पे लगा दें, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना है, हम लोग को तो क्या करना है, हम लोग को जो एक्सेलरेशन हो रहा है इनर्शियल में और जो एक्सेलरेशन रोटेटिंग फ्रेम में हो रहा है उसको कोरिलेट करना है। तो अगर हम यही चीज हम V पे लगा दें तो क्या हो जाएगा, डी वी इनर्शियल बाई डी टी प्लस ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब V इनर्शियल क्या है, V इनर्शियल इज V रोटेटिंग प्लस ओमेगा क्रॉस R, रोटेटिंग फ्रेम एंड ओमेगा क्रॉस V रोटेटिंग, ऐसे लिख देंगे। हमने यहां से V इनर्शियल पे ये पुट कर दिया। अब क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी डी वी रोटेटिंग बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी, और ये रोटेटिंग फ्रेम में है, प्लस ओमेगा क्रॉस वी रॉट प्लस ऐसे लिखा जाएगा। तो इधर क्या है, ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी एक्सेलरेशन मेड बाय ऑब्जर्वर इन इनर्शियल फ्रेम ए इन इक्वल्स टू, आइए क्या हो जाएगा, ए रॉट प्लस दिस इज गोइंग टू बी velocity of the body observed in rotating frame, तो v ओमेगा इंटू वी डॉट और ओमेगा इंटू वी डॉट, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ओमेगा इंटू वी डॉट ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन को आप यहां लिख दो, चलो इसको ऊपर कर सकते हैं हम लोग। तो ये आपका एक तरह से रिलेशन हो जाएगा ए इन और ए रॉट में, ए इनर्शियल और ए रोटेटिंग फ्रेम। कोई भी बॉडी को दो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, एक इनर्शियल ऑब्जर्वर कर रहा है और एक रोटेटिंग फ्रेम का ऑब्जर्वर कर रहा है, तो उनके ऑब्जर्वेशन में ये रिलेशन होगा। मतलब ए इनर्शियल में जो ए रोटेटिंग में टर्म्स है वो तो सारे रहेंगे ही, उसके अलावा ये दो टर्म और रहेंगे। मतलब ये आपको ये जो एक्स्ट्रा टर्म है वो रोटेटिंग फ्रेम वाला ऑब्जर्वर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो देखो वो फ्रेम का रोटेशन वो इनहेरिट कर रहा है, तो अपने फ्रेम को कभी भी रोटेट करता हुआ नहीं देखेगा। देखिए जो इनर्शियल ऑब्जर्वर है वो उस फ्रेम को ही रोटेट करता हुआ देखेगा, और इसीलिए उसके ऑब्जर्वेशन में ये टर्म आ जाएगा। सो व्हेन यू राइट दिस F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर इनर्शियल ऑब्जर्वर, ठीक है, तो ये इसलिए इनइक्वालिटी है क्योंकि इनमें ये दोनों टर्म है जो कि ए रॉट में नहीं है, तो दोनों इक्वालिटी तो नहीं होल्ड कर सकता ना।
अगर ये बराबर है तो ये बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ए डॉट में ये दोनों टर्म मिसिंग है। ठीक है, ए डॉट में ये टर्म मिसिंग है। तो हम क्या करते हैं, जो टर्म यहां मिसिंग और यहां है, जो टर्म यहां पे मिसिंग है इस टर्म में और यहां पे है, उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके और उसको सूडो फोर्स बोल देते हैं। तो ये टर्म आप जो है, ये टर्म जो एक्स्ट्रा टर्म है, इसमें m गुना भी किया हुआ है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे तो क्या बनेगा, f pseudo, and what will be this f pseudo? F pseudo will be अब ये इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है और चूंकि मास गुना भी है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, m a rot प्लस m इंटू ओमेगा इंटू प्लस तो ये जो टर्म है, ये टर्म को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे और इसी टर्म को हम लोग एफ सूडो बोल देते हैं। सो एफ सूडो इज गोइंग टू बी सिंपली ट्वाइस ऑफ एम ओमेगा क्रॉस वी डॉट माइनस एम this, right? And we call this term as Coriolis force, and this term is called सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये आपका सूडो फोर्स है जो कि आपको लगाना पड़ेगा अगर आप रोटेटिंग फ्रेम के ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन को फोर्स के साथ कोरिलेट करना चाहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करके। सो दिस इज सूडो फोर्स एंड इट हैज गॉट टू टर्म्स। तो पहले टर्म को हम लोग कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं और इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूग मतलब समथिंग विच इज आउटसाइड, गोइंग आउट, रेडियली आउटवर्ड। विल सी व्हाई वी कॉल इट सेंट्रीफ्यूगल। तो हम लोग को अब एक एक करके दोनों डिस्कस करना होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का और कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, अब एक चीज समझ रहे हैं आप इस चीज को कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग अर्थ को इनर्शियल मान लेते हैं, देखिए अर्थ तो रोटेटिंग है, अर्थ तो रोटेटिंग है, तो अर्थ को इनर्शियल मानने से क्यों दिक्कत नहीं आता है। देखिए अगर आप अर्थ पे रह के किसी भी बॉडी का इक्वेशन लिखते हैं, अगर अर्थ पे रह के किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, डेली लाइफ में जब आप किसी भी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं तो आपका जो ऐसे आइडियली फिजिक्स सेज कि जब भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो आप जब फोर्स ऑब्जर्व कर रहे हो उसके साथ एक सूडो फोर्स आपको लगाना चाहिए हमेशा। अगर अर्थ पे रह के किसी भी बॉडी का फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आइडियली चूंकि अर्थ रोटेटिंग फ्रेम है तो उस केस में आपको एफ जो एफ है रियल फोर्स, उसके साथ एक सूडो फोर्स भी लगाना चाहिए ताकि आपका ये इक्वेशन वैलिड हो। लेकिन जो सूडो फोर्स आपको लगाना चाहिए वो यूजुअल केसेस में काफी स्मॉल होता है। क्यों? क्योंकि यूजुअली जो आप वेलोसिटीज ऑब्जर्व करते हैं दे आर नॉट वेरी हाई, और वो मास भी जो यूजुअली जो बॉडी को ऑब्जर्व करें मासेस वगैरह भी बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है, और ओमेगा इज वेरी स्मॉल। ओमेगा क्या होता है अर्थ के केस में? इट इज 2 पाई अपॉन, तो इसके बहुत स्मॉल होने की वजह से जो सूडो फोर्स आपको हमेशा लगाना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल हो जाता है, प्रोवाइडेड कि मास ऑफ द बॉडी इज स्मॉल एंड वी डॉट इज आल्सो स्मॉल। तो जो सूडो फोर्स आपको हमेशा लगाना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड चूंकि काफी स्मॉल होता है, तो लगाए या ना लगाए आपके कैलकुलेशन और आपके ऑब्जर्वेशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो तो ऑब्जर्व कर ही रहे हैं आप, और जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन से मैच कर जाता है।
विदाउट, इवन इफ यू डोंट अप्लाई दिस सूडो फोर्स, बिकॉज जो सूडो फोर्स आपको कागज पे इक्वेशन लिखते समय लगाना चाहिए उसका वैल्यू बहुत कम होता है यूजुअल केसेस में, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। जो सूडो फोर्स आपको लगाना चाहिए उसका वैल्यू यूजुअली बहुत कम होता है, बिकॉज यूजुअली जो हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं उससे वेलोसिटी बहुत हाई नहीं रहता है, मासेस भी बहुत हाई नहीं रहते, तो वो आपको जो सूडो फोर्स लगाना चाहिए वो उसका वैल्यू जो है बहुत स्मॉल है। तो आप नहीं भी लगाते हैं तो कैलकुलेशन जब करेंगे आप एरॉड का और जो ऑब्जर्वेशन किए वो मैच कर जाता है। अगर वेलोसिटी हाई हो, मासेस वगैरह हाई हो और फिर नहीं लगाएंगे, इन दैट केस जो कैलकुलेशन करेंगे एफ सूडो लगा के तो इक्वलिटी हो जाएगा, फिर जो कैलकुलेशन यहाँ से करोगे और जो ऑब्जर्व करोगे उसमें फर्क दिखेगा। और वो कैसे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे ये कोरियोलिस फोर्स नहीं लगाने की वजह से कहाँ पे दिक्कत आ जाता है, कहाँ पे ये जरूरी हो जाता है लगाना, कौन से केसेस में आपको कोरियोलिस फोर्स लगाएंगे तभी आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो न्यूटन सेकेंड लॉ से जस्टिफाई होगा, ठीक है, वो हम लोग केसेस देखेंगे। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी रीडिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वी विल बी डिस्कसिंग सर्कुलर मोशन आल्सो, एंड देन वी विल मूव टू कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। पहले सर्कुलर मोशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह देखेंगे और उसके बाद हम लोग कोरियोलिस फोर्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक